सर। गुड मॉर्निंग सर जी, सबको नमस्ते, सबका स्वागत, सबको राम राम। कैसे डॉक्टर हैं साहब सर? सर, अच्छा हूँ मैं सर, आप अच्छे हैं? बिल्कुल सर, बढ़िया हैं। तो सर आज डेट हो गई है 17 सितंबर 2025 और आज बुधवार है। जीएनएम पढ़ेंगे सर हम। और बिल्कुल जीएनएम सर। में आज हमारा बहुत ही अच्छा और नया चैप्टर शुरू होगा। 315 राम राम भैया, पेज राम राम पेज सभी पे को। है। राम राम भाई अमित। आज हम करेंगे कॉन्स्टिलेशन और इन्वर्टेड कॉमा में कहा गया है मॉडर्न डिजीजेज। और मॉडर्न डिजीजेज को लेकर के आज देखोगे जो मॉडर्न वो चल रहा है दौर आज की डेट में। मेंटल और साइकिकल डिजीज ज्यादा है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, डिप्रेशन, मेनिया, है ना सर डॉक्टर साहब सर। कोर हाँ सर, बॉडी बिल्कुल। बॉडी बॉडी के डिजीज की जगह आजकल लोग सनकी हो रहे हैं, आजकल लोग टची हो रहे हैं, मेंटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें इसलिए इन्होंने मॉडर्न डिजीज भी कह के चल रहे हैं। वो बहुत अच्छा यहाँ कोरिलेट हो रहा है इन डिजीजेज की कैटेगरी से। कॉर्पोरियल टू मेंटल की तरफ बढ़ रही है आगे बात। इसलिए लोग बार बार सिजोफ्रीनिया में जा रहे हैं और जो डिजीज आएंगे वो मॉडर्न डिजीज की कैटेगरी में डाला है उन्होंने। तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन मॉडर्न डिजीज हेडिंग को ये चैप्टर के रूप में। तो कह रहे हैं कि इन द कोर्स ऑफ हिज रिसर्च डॉक्टर हैमर डिस्कवर्ड दैट मोस्ट साइकिक इलनेस आर आल्सो लिंक्ड टू कॉन्फ्लिक्ट और टू बी मोर प्रिसाइज टू कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिलेशन। जो ये रिसर्च अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हैमर साहब ने ये भी पाया, ये खोजा कि जो मोस्ट साइकिक इलनेस जो हैं उनका भी लेना देना कॉन्फ्लिक्ट से ही है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई होती हैं साइकिक इलनेस। या कह रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज टू कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिलेशन। और उसमें भी अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट में भी तो ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिलेशन से ज्यादा जुड़ी हुई है। बॉस। जी जी। हेलो। हाँ बेटा। राम राम बॉस। बॉस, ये पूछना था कि ये कॉन्स्टेलेशंस जो यहाँ पे दिए हैं, ये कौन से कॉन्स्टेलेशंस है जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में जानते हैं, वो वाले, या ये कुछ और है? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कॉन्स्टिलेशंस तो हम वैसे चले जाते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जो आप शायद कहना चाह रहे हैं राशि वाशी के। जी। हाँ लेकिन हाँ। बेसिकली इन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेंटर ऑफ रिले सेंटर हैं और अपने कंट्रोल करने वाले, इनका हाँ। लेना देना ज्यादातर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो कमांडिंग वो है रिले सेंटर्स, उनको लेकर के ज्यादा है, जी। ना कि अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल को है। ओ, जी बहुत जी। अच्छा आपने पॉइंट यहाँ कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से उठाया। अदरवाइज ये बात कर रहे हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के ब्रेन स्टेम में या सेरिबेलम में, सेरिब्रल मेडुला में कौन से प्रॉपर तरीके से लोकेशन के हिसाब से देखा गया। और इसमें मैं एक चीज और देख रहा हूँ डॉक्टर दीपशिखा, जी। जितनी भी फिगर दे रखी है इनमें दो जगह हैमर फोकस दिख रहा है। हाँ। चाहे वो आपका ब्रेन स्टेम हो, चाहे सेरिबेलम हो, चाहे सेरिब्रल हाँ। मेडुला हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो, सभी में जो रिंग दिखा रखे हैं, दो दो रिंग दिखा रखे हैं राइट और लेफ्ट साइड में इनकी। अगर फिगर को हम राइट और लेफ्ट के रूप में देखें हाँ जी। जी जी। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब कुछ ऐसे है और इसी हिसाब से इसमें साइड आएंगी आगे। तो कॉन्स्टिलेशन ब्रेन से रिलेटेड है ये, ना कि एस्ट्रोलॉजी से। जी। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, आगे और पढ़ते हैं, देखो क्या निकलेगा। कह रहे हैं बहुत ऐसा ही है। हाँ हाँ अमित। वो ऐसा ही है, यही वो एस्ट्रोलॉजी वाले अलग हैं, ये हाँ हाँ कॉन्स्टेलेशंस अलग है। हाँ। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड साइकोसिस, PSYCHOSES है ये। हाँ जी, वही साइकोसिस है, हाँ साइकोलॉजी मतलब से अपना रिलेटेड अपना साइकोसिस सिफिलिस भी नहीं है, वो भी क्लियर कर दें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड साइकोसिस इन देयर फुल डेप्थ वन वुड हैव टू स्टडी डॉक्टर हैमर्स ओरिजिनल लिटरेचर। अगर साइकोसिस को फुल डेप्थ के साथ अगर
कोई समझना चाहता है तो डॉक्टर हैमर साहब का जो ओरिजिनल लिटरेचर है उसका स्टडी करना होगा। क्या करना चाहिए? बाई कॉन्स्टिलेशन, अब देखो कह रहे हैं बाई कॉन्स्टिलेशन वी मीन द इंटरप्ले बिटवीन टू और मोर एक्टिव हैमर फोकाई ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ये है कॉन्स्टिलेशन डॉक्टर दीपशिका इनका। कॉन्स्टिलेशन का मतलब यहाँ पर इंटरप्ले होगा मोर टू और मोर एक्टिव हैमर फोकाई के बीच में, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पे जो बनेंगे, बल्कि टू और मोर भी कह दिया। हालांकि फिगर में तो टू दिखा रखे हैं लेकिन टू और मोर एक्टिव हैमर फोकाई बताया। हाँ अमित भाई, मतलब उसीलिए वो उसी तरह से दे दिया कि जैसे एक ग्रह नक्षत्र का दूसरे ग्रह नक्षत्र के ऊपर और क्या किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से कॉन्स्टिलेशन इस एंगल से, हाँ इस एंगल से जुड़ सकती है आके एस्ट्रोलॉजी के राहु का केतु पे, मंगल का फल उस पे। ये अमित शर्मा भाई अच्छे बताएंगे किसका किसका असर कौन से घर पे है, कौन सी राशि का कौन सी राशि पे असर है। ये इसी तरह का जी। जो स्काई में जो स्टार्स के जो पैटर्न होते हैं ना, वो भी मतलब वही कॉन्स्टिलेशन ही कहलाता है। तो हाँ उसको तो वो मेरे ख्याल से इससे भी रिलेटेड है। तो देखो नहीं, देखो मैंने वहां से एक थॉट लिया है हमारे साहब ने। बेसिकली जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में आपस में कॉन्स्टिलेशन एक दूसरे को अफेक्ट करता है, एक ग्रह दूसरे को, इसी तरह से ब्रेन के अंदर एक जगह का हैमर फोकस दूसरे जगह के हैमर फोकस को किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है या इफेक्ट करता है, उसके लिए कॉन्स्टिलेशन का वर्ड यहाँ आया। हाँ जी बिल्कुल, थीम वहीं से उठाई है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो थीम वहीं से आई है कॉन्स्टिलेशन की, क्योंकि इंटरप्ले है बिटवीन टू और मोर एक्टिव हैमर फोकाई में। और इन हैमर फोकाई को हम अपने ग्रह नक्षत्रों की तरह से देख सकते हैं, उसे समझने के लिए कि एक ग्रह का दूसरे ग्रह पे इफेक्ट, ये इंटरप्ले। We are all more or less affected by constellations, even when it is not always obvious. Where and in which order the conflicts attack the cerebrum depends on sex, handedness, hormone levels, age, and previous conflicts. बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम सभी कम या ज्यादा मात्रा में कॉन्स्टिलेशंस के द्वारा प्रभावित होते ही हैं। पहली बात, इवन मैन इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, भले चाहिए स्पष्ट हो या ना हो, खुल के सामने दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, हम लोग सभी इनके इफेक्ट में रहते हैं कॉन्स्टिलेशंस के। वेयर एंड इन विच ऑर्डर द कॉन्फ्लिक्ट अटैक द सेरिब्रम डिपेंड्स ऑन सेक्स, हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल, एज एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये किस तरह से हम अफेक्टेड रहते हैं, इसका क्रम कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये डिपेंड करता है सेक्स के ऊपर, हैंडेडनेस के ऊपर, हार्मोन लेवल तय करता है किस तरह से हम अफेक्ट रहते हैं, एज, प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट, कुछ पहले जो आया हुआ है वो सब इसका बेस बनेगा कि हम किस तरह से इन कॉन्स्टिलेशंस के द्वारा अफेक्टेड रहते हैं। Even if I always mention the right-handed when talking about cerebral constellations, that doesn't mean that the left-handed are not affected by constellation. अहमद साहब यहाँ कह रहे हैं कि even if I always mention the right-handed when talking about cerebral constellations, जब cerebral constellations के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं इवन इफ आई ऑलवेज मेंशन द राइट हैंडेड, जब मैं राइट हैंडेड कहूंगा सेरिब्रल कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से, तो कह रहे हैं दैट डजंट मीन दैट द लेफ्ट हैंडेड आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्स्टिलेशन। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन हम बॉडी के तरीके से देखते थे हैंडेडनेस, कि वो उस कॉन्स्टिलेशन से अफेक्टेड नहीं होगा। जहां मैं ये कहूंगा कॉन्स्टिलेशन सेरिब्रल कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से कि राइट हैंडेड जो है वो केवल वही अफेक्ट होगा और लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा कॉन्स्टिलेशन के द्वारा अफेक्टेड, ऐसा यहाँ नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड
and the order of conflict is different for left-handed people simply because they are in principle operating in the other side of the brain. How the conflict is perceived and the order of conflict is different from left-handed people. किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट परसीव होता है, और कह रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का जो ऑर्डर है किस तरह से डिफरेंट होता है फॉर लेफ्ट हैंडेड पर्सन. ये सिंपली कह रहे हैं बिकॉज दे आर इन प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इन द अदर साइड ऑफ द ब्रेन. तो ये ऐसे. हाँ बेटा. बस कुछ आवाज सी आ रही थी ऐसे. हाँ अभी सही है, अभी सही है. पता नहीं हाँ. कैसे वो लगातार सी आवाज सी आ रही थी कुछ. हाँ पता नहीं, मेरी तरफ मुझे तो नहीं आ रही, हो सकता है किसी का डिस्टर्ब हो रहा हो. ये वो सर देवेंद्र साहू सर का ना माइक ऑन था, वो बंद हुआ. ओके. तो ये जो कह रहे हैं कि इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट परसीव किए होते आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के ऑर्डर में देखते हैं जब क्रम में, तो कह रहे हैं इज डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंडेड पीपल सिंपली बिकॉज दे आर इन प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इन द अदर साइड ऑफ द ब्रेन. तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा वहां वो दे रहे हैं कि जो हम लेफ्ट हैंडेड पीपल मानते थे, ये उसको ऐसे मानते हैं कि ये अदर साइड ऑफ ब्रेन के द्वारा ऑपरेटिंग होता है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड राइट ब्रेन से ऑपरेट हो रहा है और राइट हैंडेड लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट हो रहा है. कुछ इस तरह से मानते चले आए हैं अब तक. कह रहे हैं कॉन्स्टलेशंस डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉज फिजिकल इलनेस बिकॉज दे व्हेन दे कम इनटू फोर्स द गैदरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मास स्टॉप्स. ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड इट्स मैच्योरेशन. समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अभी टिपिकल पड़ रहा है. कह रहे हैं कॉन्स्टिलेशंस डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉज साइकिकल इलनेस बिकॉज फिजिकल इलनेस. Constellation do not automatically cause physical illness because when they come into force, the gathering of conflict mass stops. क्या मतलब आ रहा है इसका, बताएगा कोई? जब कॉन्स्टिलेशंस आते हैं तो वो डायरेक्टली किसी को फिजिकली बीमार नहीं करेंगे, जैसे उसके फिजिकल सिम्टम्स कुछ नहीं आते हैं. हाँ. लेकिन जब होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट मास, मतलब हमें लगता है कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं तो फिर वो आना बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ. The gathering of conflict mass stops and its maturation. Constellation do not automatically cause physical illness. एक तो बात ये क्लियर हो गई. और कह रहे हैं because when they come into force. सर वो जी भाई. They gathering. मुझे लगता है कि जब ये कॉन्स्टेलेशन या हैमर फोपाई होता है उस टाइप पे सिम्टम्स नहीं होंगे. हाँ, दे गैदरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिम्टम. ओके, चलो एग्जांपल से और समझ में आएगा आगे. That's why, for example, in the case of an hammer focus constellation in the bronchial relay, we often find no bronchial symptoms. हाँ, ये पॉइंट ऊपर वाले को क्लियर कर रहा है. बेसिकली कॉन्स्टलेशन को लिए कह रहे हैं कि डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉज फिजिकल इलनेस बिकॉज व्हेन दे कम इनटू फोर्स दे गैदरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मास स्टॉप्स. कॉन्फ्लिक्ट मास को भी देखना होगा. ये एक तरह से बस ये बस पवन बस. हाँ भाई. ये एक तरह से अवस्था आ जाती है. ये एक अवस्था आ गई कि हाँ इस तरह की चीजें जब होगी तो जैसे एक हो गया ना कि यार तारों की चाल इस तरह से हुई भी है. हाँ. यह सारी की सारी चीजें इस तरह से बैठी हुई हैं. हाँ. अभी लेकिन परेशानी नहीं है. हाँ, मतलब सभी की एक तरह से बैठी हुई हैं, सबका एक अरेंजमेंट से स्थापित हो जाता है नया. अरेंजमेंट बन गया है, लेकिन अभी फिजिकल इलनेस नहीं है क्योंकि फिर वो रुक जाता है. जैसे ही एकदम से फिजिकल इलनेस आएगी तो वो हो जाएगा. हाँ तो नहीं तो मजे की बात ये है. हाँ हाँ दीप सिंह. शायद बॉस ये कॉन्फ्लिक्ट मास जो गैदरिंग इसको है, ये हैमर फोकस बनने से रिलेटेड है, बात हो रही है कि गैदरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मास. इसको देखो अगले वाले एग्जांपल से क्लियर ऐसे हो रहा है कि दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हैमर फोकस कॉन्स्टलेशन इन द ब्रोंकियल रिले, अगर ब्रोंकियल रिले में हैमर फोकस बना है, वी ऑफन फाइंड नो ब्रोंकियल सिम्टम्स. तो जरूरी नहीं है वहां ब्रोंकियल सिम्टम्स हो, जरूरी नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन के केस में है.
तो ये सीधे सीधे फिजिकल इलनेस कॉज नहीं कर रहा है अभी यहाँ। और ये जो अमित भाई ने अभी बताया ना कि जब कोई एक कॉन्स्टलेशन रीसेट होता है तो वो एक अकेला तो शामिल होता नहीं, वो कई सारे ग्रहों का आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से एक नई स्टेट पैदा होती है, तो इसलिए फिजिकल इलनेस नहीं आती। इसको ऐसे समझ लो। यही आ गया, ये बस पहले वाले एग्जांपल पे ही रुके हैं अभी। जैसे ये हो गया कि ब्रोंकियल रिले में तो आया केस ऑफ कॉन्स्टलेशन इन द ब्रोंकियल रिले में तो कॉन्स्टलेशन जरूर बन गया है, हेमर फोकाई बना है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन है तो जरूरी नहीं है कि इसमें ब्रोंकियल के ही सिम्टम आए, इसमें दूसरे सिम्टम आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, दूसरी कोई फिजिकल इलनेस दिखाई दे सकती है। आपको जरूरी नहीं है कि यही दिखाई दे। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है अमित भाई समझते हुए कि फॉर एग्जाम्पल के मैं हूं, अमित है, दीपशिका हैं, डॉक्टर श्रेय हैं, 4-5 जो इस ग्रुप में हैं, कोई घटना हुई, मतलब मैं अफेक्टेड हुआ और मेरे साथ साथ वो तुम लोग भी महसूस कर रहे हो पैरेलल एक। हाँ जी। तो मेरा अपना प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं एक, सब लोग चूंकि उसमें जुड़े हैं तो एक नया सबसे जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें ऐसे ही आएगा, एक रिले सेंटर दूसरे रिले सेंटर को इंटरप्ले करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो इसलिए अगर वो ना कर पाता तो वो उसकी अपनी पर्टिकुलर पैथोलॉजी आ जाती फिजिकल लेवल पे। हाँ जी। अब चूंकि उसका अंदर आपस में वो इंटरप्ले कर रहे हैं तो इसलिए फिजिकल सिम्टम आए जरूरी नहीं है उससे रिलेटेड। बस देखो कितनी अच्छी सी बात आ गई दीपशिका, जैसे बॉस ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि हम 5 लोग जुड़े हुए हैं, हम 5 लोग जुड़े हुए हैं, भगवान ना करे बॉस के साथ कोई दुर्घटना हो गई, बॉस ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जितना मैंने सीरियसली ले लिया। हाय यार ये कैसे हो गया, ऐसे पता चला कि बॉस को तो नहीं आ रहे, मेरे को सिम्टम आ रहे, रिले बॉस हैमर फोकाई तो ब्रोंकियल में जा रहा है, लेकिन ब्रोंकियल कह रहे मैं तो ठीक हूँ, ये किडनी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो दूसरे के दुख को देखे अपना दुख कम हो रहा है यहाँ, ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सेंसिटिविटीज हैं जो एक दूसरे की, एक के बाद दूसरा कॉन्स्टेलेशन बन जा रहा है। हाँ। और तो बहुत आपका पहला एग्जाम्पल था कि जैसे आपका जो था आपके बाद फिजिकल सिम्टम्स नहीं आए, तो वो जैसे हम बोलते हैं कि दुख बट गया, तो एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म था वो अब डाइल्यूट दुख बट गया, बहुत अच्छा शब्द लेकर निकला आपके मुंह से डॉक्टर दीपशिका, यहाँ पर दुख बट गया, कई में हाँ जी दुख बट गया, तो इसलिए फिजिकल इलनेस इसलिए नहीं आई उस पर्टिकुलर सेंटर से रिलेटेड, दुख बट गया। बहुत ही खूबसूरत वर्ड आया ये। तो यहाँ क्या होता है कि क्योंकि ये आपस में इंटरप्ले कर रहे हैं, कई कॉन्स्टिलेशन, कई सेंटर, रिले सेंटर, तो वो आपस में वो दुख बट जाता है कि बोले तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इसलिए उसके अपने फिजिकल सिम्टम नहीं आते। दीपशिका बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे क्लियर होते हैं इस तरह से चीजें। कह रहे हैं द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द करंटली नॉन कॉन्स्टलेशन। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे कुछ प्रोवाइड की गई हैं और परिदृश्य कुछ बताई गई है चीज, इसका करंटली नॉन कॉन्स्टलेशन जो हैं अभी उनके बारे में कुछ ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 है कॉन्स्टलेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कॉन्स्टलेशन को लेके कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट, अल्जाइमर्स डिजीज, वेजिटेटिव स्टेट। अब देखो कॉन्स्टलेशन से एक भाव और क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर्टिकुलर ऑर्गन इतना सफर नहीं करेगा, एज ए होल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, एज ए होल ऑर्गेनिज्म शामिल रहेगा, ना कि पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम रहेगा। अब जैसे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन पूरे बंदे से रिलेटेड, बिविल्डरमेंट पूरे बंदे से रिलेटेड, अल्जाइमर्स डिजीज पूरे बंदे से रिलेटेड, वेजिटेटिव स्टेट में कोई बंदा जाएगा तो वो भी एज ए होल, ऐसा नहीं कि उसका लीवर ही जा रहा है या कोई पर्टिकुलर सिस्टम जा रहा है। तो कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट, अल्जाइमर्स डिजीज, वेजिटेटिव स्टेट, इनका लेना देना है ब्रेन स्टेम के कॉन्स्टलेशन से। कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहे हैं कि फ्रोजन, स्पेशली ओब्लिक, टेम्परेरीली डिसओरिएंटेड, अनरिएक्टिव। अभी क्या ये
स्पेटिकली, हाँ स्पेटियली कहते हैं, स्पेटियली, हाँ या टेम्परेरीली temporary। डिसोरिएंटेड होगा, अनरिएक्टिव होगा, हो सकता है, persisting, apathetic, lethargic, forgetful, inability to make decisions, collector, hoarding, Alzheimer's disease, in extreme cases वेजिटेटिव स्टेट भी आ सकती है। तो अब मजे की बात यह समझने की है कि जितनी भी टर्म आई है, अगर ये हमारे सामने कहीं दिख रही है तो सीधे समझ जाओ कि ब्रेन स्टेम अफेक्टेड है बंदे का, ब्रेन स्टेम पे से रिलेटेड केस है। फ्रोजन हो, टेम्परेरीली या ये स्पेटियली जो भी है, ये डिसोरिएंटेड हो, अनरिएक्टिव हो, डॉक्टर से रिएक्शन नहीं दे रहा, जैसे एब्सेंट माइंडेड टाइप का बंदा होता है, परसिस्टिंग अपैथेटिक, यानी कि उसमें रुचि ही खत्म है, अरुचि वाला, लिथार्जिक, फॉरगेटफुल, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन लेने की, जबकि इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन को हम लेके चले जाते कई बार इंटेलेक्चुअल जोन में, इंटेलेक्ट में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, लेकिन यहाँ पे इनएबिलिटी टू मेकिंग डिसीजन कि मैं भागू या मैं रुकूं, स्तब्ध सा रह जाना। हाँ जी। कलेक्टर का मतलब यहाँ चीजें इकट्ठा करना है क्या दोस्त? हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, ये सिक्के इकट्ठे करता, पुराने ये पुराने कपड़े, बहुत सारी अपने चीजें इकट्ठे करता रहता। होर्डिंग का मतलब ये है कि इकट्ठा करना चीजों को शायद। और एल्जाइमर्स डिजीज, और यदि एक्सट्रीम केसेस में अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया ये कॉन्स्टलेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, तो बंदा पहुंच जाएगा वेजिटेटिव स्टेट में। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो व्हील चेयर पे था बंदा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाम मैं भी भूल गया उसका, क्या था वो। हाँ जी। तो वो ऐसी स्टेट में भी पहुंच जाता है यदि कॉन्स्टलेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम जुड़ा हो। क्या नाम था मुन्ना भाई क्या? आनंद भाई। आनंद भाई। तो वो वेजिटेटिव स्टेट में भी पहुंच जाता अगर सीवियर एक्सट्रीम केस हो। कॉन्फ्लिक्ट के लिए कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑब्लिक ब्रेन एरिया, ये जुड़ा होगा चंक कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट प्लस राइट इन ब्रेन स्टेम, ब्रैकेट में कह रहे हैं इमेज केसीटी एसबीएस। चंक कॉन्फ्लिक्ट होगा, चूंकि ब्रेन स्टेम से रिलेटेड चंक कॉन्फ्लिक्ट ही है। इसमें कह रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट एरिया जो है चंक कॉन्फ्लिक्ट है वो अफेक्टेड होगा, फिगर में भी दिखा रखा है। और यहाँ पर केसीटी एसबीएस को भी यहाँ इमेज करके बताई बात है कि वो भी यहाँ शामिल हो सकता है। तो इसका मतलब वहाँ एडिमा वगैरह हो सकता है ब्रेन स्टेम में। ऑर्गन, इसमें कह रहे हैं कि ऑर्गन को लेकर के ब्रेन स्टेम एसबीएस स्पेशली केसीटी डैश लगा करें एसबीएस बोथ साइड्स, ब्रेन स्टेम का एसबीएस होगा और विशेष रूप से यहाँ केसीटी और एसबीएस जो है वो शामिल होंगे। और जहाँ केसीटी शामिल हो जाता है वहां इसका मतलब है कि एडिमा तो होना ही है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो ब्रेन से रिलेटेड पैथोलॉजी में देखते हैं कि बहुत ज्यादा एडिमा है और बिल्कुल वो बेहोश हो जाते हैं, तो वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये धीरे धीरे जैसे सिर का जो एडिमा कम होगा वैसे वैसे इसको चेतना आएगी, वैसे वैसे ये ठीक हो जाएगा। अभी एक्सीडेंट हुआ था अमित भाई पिछले 2-3 साल पहले मेरी मौसी के लड़के का, वो एक सवा महीने बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में हॉस्पिटल में लेटा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें मतलब चलनी वैसे पहचान से शुरू हुई और बाद में आते आते बिल्कुल वो रिकवर हो गया। तो उसमें मैंने यही सुना था, उसकी बिटिया वहीं पे जॉब करती है, नर्स है, तो वो अक्सर डॉक्टर उसको ये कहते थे कि ये जब जैसे ब्रेन की स्वेलिंग कम होएगी इसके तो ये होश में आ जाएगा, और भाई वो आ गया बाद में। तो ऐसे केसीटी का मसला यहाँ जुड़ा। हाँ अमित। हाँ, इसमें ना इस चीज से बीच में एक आ गई, आपको भी पता होगा, वैसे आपको याद आ जाएगा, या सब लोगों को बता दें, जो हेड इंजरी के इस तरह के केसेस हैं, यही हमारे को हमारे ब्रेन के और फंक्शन के सब डेवलपमेंट को भी बताते हैं। जैसे आपने कहा ना, सबसे पहले क्या होगा हेड इंजरी में, आदमी बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो हाँ। उसकी सिर्फ वेजिटेटिव स्टेट का मतलब यह है कि सिर्फ वेजिटेटिव लाइफ ही चल रही है। हाँ। उसका रेस्पिरेशन, उसका न्यूट्रिशन और उसका सर्कुलेशन यही चल रहा है ना, एक्सक्रीशन यही चल रहा है, और हमारे को हॉस्पिटल्स में ध्यान भी यही देना है।
हाँ। हॉस्पिटल्स में हमें जब सर लोग बताते थे, कहते हैं कि अभी आईसीयू में या हम लोग जैसे गए भी हैं तो सर सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि इसका रेस्पिरेशन का देखो, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स बताओ, हाँ या इसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो वेजिटेटिव स्टेट के सिम्टम्स हैं, हाँ उन्हीं को जो लेते थे। वेजिटेटिव लाइफ में आ गया है हाँ, ना। हाँ, दूसरी जब ये रिकवरी होगी, ये अपनी रिकवरी की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे रिकवरी होगी तो पहले हमारा ओल्ड ब्रेन के बाद मिड ब्रेन मिड ब्रेन आएगा, तो बिल्कुल, मिड ब्रेन इमोशंस। में तो हाँ। तो इमोशंस आएंगे, तो वो हाँ। आदमी इमोशनल होता है। मैंने खूब इन केसेस को देखा, मैंने रात भर गालियां भी सुनी है कि उसके बाद जब वो होश में आता है ना तो जानवरों के स्टेट में आ जाता है। हाँ। उसका वो इमोशनल तो हो जाता है, वो एनिमल स्टेट में खूब भाग दौड़, जो ये हाथ पैर फैलाते हैं, जिनके हाँ। हाथ पैर बांधने पड़ते हैं, और खूब अच्छे से ये कभी एकदम से रोने लगेंगे, कभी किसी को सामान फेंक देंगे, हाँ, मतलब मारेंगे, इमोशनल काटेंगे या भगने की ब्रेन कोशिश। एक्टिव होगा, हाँ जी। कुल मिला के रोना, मिड गुस्सा ब्रेन, होना, हाँ इमोशनल मिड ब्रेन ब्रेन, एक्टिव होगा बेसिकली। बिल्कुल। और हाँ, लास्ट में जाके रिकॉग्निशन आएगा, लास्ट में बिल्कुल। जाके उसका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है हाँ, ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। बिल्कुल टिपिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है। और बिल्कुल, ये बिल्कुल, recovery का भी बिल्कुल। process और है। बल्कि मैं एक पॉइंट यहाँ रखूं जो कि आपको अच्छा लगे, कि वेजिटेटिव स्टेट के बाद रिफ्लेक्स चालू होते हैं। फिर हाँ जी, वेजिटेटिव हाँ स्टेट के बाद भी रिफ्लेक्स पे आएगी बॉडी, रिफ्लेक्स के बाद इमोशंस पे आएगी, इमोशंस के बाद फिर इंटेलेक्ट रिकॉग्निशन पे आएगी। तो एक तरह से हाँ इसे जी, पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर आप ध्यान देंगे डॉक्टर सरे पुनर्जन्म। कि जो भी बच्चा जी पैदा सर। होता है उसका नॉर्मल ट्रैक भी यही है। यही वो है, जब बच्चा पैदा होता है उसका नॉर्मल ट्रैक भी यही है। जब माँ के पेट में है अभी वो वैसे होते हुए, सेंसेशन काम करते हुए भी वो वेजिटेटिव स्टेट है। जब बाहर आ गया तो उस बच्चे के धीरे धीरे रिफ्लेक्स शुरू होते हैं। सबसे पहले पामर रिफ्लेक्स, प्लांटर हाँ जी, रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, ये पैराशूट रिफ्लेक्स, ये धीरे धीरे होते हैं 11 महीने तक लगभग, या 6 महीने तक। अलग अलग रिफ्लेक्स अलग अलग टाइम पे चालू होता है। तो कई बार जो पीडिया वाले अलग-अलग, हाँ डॉक्टर ना ये देखते हैं कि ये 3 महीने में ये रिफ्लेक्स चला जाना चाहिए था, ये क्यों है अभी, या किसी में ये रिफ्लेक्स क्यों नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर दीपशिका, बहुत 1-2 साल हो गया, एक शोर मचाता अखबार में आया था कि बच्चा पैदा होते ही चल दिया। तो बेसिकली उसमें क्या था कि नर्स ने जब उसको टच करे, अमित शर्मा भाई बेड पे, तो एक पैर का टच होते दूसरा पैर उसका अपने आप आगे आ रहा था, जो ये रिफ्लेक्स होता हाँ है, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। हाँ, तो पहले वो ऐसे ही वो सारे रिफ्लेक्स पे चलती है बॉडी। उसके बाद फिर वो बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, इमोशनल अटैचमेंट जगता है, मेरी चीज है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ऐसे। और फिर आगे चल के 5 साल के उसमें जब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं 5 से 7 साल में, ये कहा जाता है कि अब इसका रिकॉग्निशन सेंटर भी बढ़िया सेटअप हो गया, अब इसको स्कूल भेजो। तो ये रीबर्थ होता है कोमा वाले पेशेंट का, इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ रखा। एक तरह से नया नया जीवन ही मिलता है उनको। तो बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इस कॉन्स्टलेशन का? इट इज बेटर टू वेट क्वाइटली टू ब्रीज द बैड टाइम। क्या बात है, एनर्जी सेविंग। तो जो लोग ये कोमा में जाते हैं अमित शर्मा, जो ये ब्रेन इस टाइम के कॉन्स्टलेशन में जाके फ्रीज हो जाते हैं एक तरह से, इनका मकसद बॉडी का ये होता है कि भाई ये अच्छा रहेगा कि शांत रहो और समय गलत बैड टाइम को जाने दो, गुजरने दो। इट इज बेटर टू वेट क्वाइटली टू ब्रीज द बैड टाइम। एनर्जी सेविंग प्रोग्राम है बेसिकली ये। अपनी एनर्जी बचा के रखो, गलत समय चल रहा है इसे बीतने दो। एक कहा, मुझे दोहा याद आ गया कबीरदास जी का कि जब सावन आता है तो कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि मेंढकों के बोलने का समय है, तो वो अपनी ऊर्जा बचाती है। पर सावन में ना ये वो पता नहीं है, धरी कोकिला मौन अब तो दादुर बोलित है, कुछ ऐसा कुछ है दीपशिका, अगर आपको याद हो, अमित शर्मा को ज्यादा रहते हैं इसे याद। तो ये बॉडी एनर्जी सेविंग पे चली जाती है इस कॉन्स्टिलेशन में खास करके। और ये कोमा जैसी स्टेट, वेजिटेटिव स्टेट की बात यहाँ हो रही है। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन और कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरिबेलम। अब यदि कॉन्स्टिलेशन सेरिबेलम का हुआ तो इसमें कह रहे हैं इमोशनली बीइंग लाइक डेड, बर्नआउट, एसोशल और ओवरली सोशल बिहेवियर। जैसे जैसे ब्रेन की आगे की तरफ को हम बढ़ रहे हैं
ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम, फिर सेरिबेलम से सेरिब्रल मेडुला, वैसे वैसे उसके फंक्शन भी समझ में आएंगे अब ये। तो इमोशनली बीइंग लाइक डैड, बर्नआउट, ए सोशल और ओवरली सोशल बिहेवियर। ओवरली सोशल बिहेवियर भी दिया है। कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं कि लिस्टलेस, बस एम्प्टी ये एंड, मतलब वेजिटेटिव स्टेट से बाहर आ गया है, ये वाली चीज है ना। हाँ बस बहुत ही नजदीक है उसके, लगता तो हाँ। बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि लिस्टलेस वर्ड भी आ रहा है, लिस्टलेस। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाहर ऐसे आ गया कि गेजिंग करेगा, आपको देखेगा जरूर, गेज करेगा आपकी तरफ को, लेकिन खोया खोया रहेगा, एम्प्टी, एक्सप्रेशन लेस, मास्क फेस, मास्क बस फेस टाइप का मिलेगा ये हमें। हाँ हाँ, मतलब वो ये जो है इसको समझना है तो ये हो गया, क्या कहते हैं उसका, जो अपना एसिड फोर्स की इंडिफरेंस। हाँ ये इंडिफरेंस वाले ही तो है, इमोशनली ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन ठीक है यार छोड़, हाँ ना कोई रिएक्शन देके दे, ना कुछ कर रहे, बेहोश नहीं है दीपशिका, बेहोश नहीं है, सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस नहीं दे रहे, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इमोशंस बीइंग नहीं, लाइक इसलिए दैट। इसलिए मास्क फेस कहा मैंने, इसलिए हाँ जी, मास्क हाँ फेस वो होता है जिसके चेहरे पे कोई भी भाव रहित चेहरा, और भाव रहित चेहरा दोनों। वेजिटेटिव नहीं, वो मतलब कोमा में नहीं होता है, होश में आने के बाद भी वेकेंट फेस। हाँ जी, अभी हाँ जी, अभी हाँ अभी कैंप में सर ने बोला था ना, 2 रूब्रिक लिए थे, डिपेंडेंट लिया था और दूसरा क्या लिया था, कंडीशन। उस केस में अमित वेकेंट फेस या क्या लिया था, ब्लैंक ब्लैंक लिया था। ब्लैंक हाँ फेस। हाँ, तो हाँ इस जी, तरह ब्लैंक का फेस। मिलेगा इसमें, लिस्टलेस, एम्प्टी एंड कोल्ड, मैन फील्स नथिंग, aloof, inaccessible, emotionally blunted and encapsulated, burnout, inclination to unconventional और crazy acts। ये भी मिलेगा अमित भाई, इंक्लाइनेशन टू अनकन्वेंशनल और क्रेजी एक्ट की तरफ भी करता हुआ मिलेगा। जैसे ऑटिज्म के कभी बच्चे नहीं कभी होते, इंसेनिटी ऑटिस्टिक हाँ बच्चे, जी, हाँ बिल्कुल वही है। वो हाँ क्रेजी यही एक्ट है। करते रहते हैं और आपको वो कम्युनिकेट करते नहीं है, अनकन्वेंशनल ए काम सोशल करते या रहते हैं भैया। ए सोशल या ओवर, एंटी ए सोशल, सोशल या ओवर, एंटी एंटी सोशल, सोशल या ए ओवर सोशल, सोशल बिहेवियर यही हो बिल्कुल। गया उनका। हाँ ए सोशल हो क्योंकि गया। आप उन्हें बुलाओगे हाँ अमित, वो सुनेंगे नहीं, हाँ आप और उन्हें बुलाओगे वो सुनेंगे, ये नहीं, ये हो गया उनका हाँ, एंटी सोशल। हाँ और ओवरली सोशल बिहेवियर हो गया एडीएचडी। हाँ जी, है ना, एडीएचडी। और जो हाँ जी, ऑटिस्टिक बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं, एक ही काम में अपना मगन रहते हैं, वो ए सोशल। और ओवरली सोशल बिहेवियर ये क्रेजी एक्ट की तरह से एडीएचडी की तरफ का भी इशारा इसमें मिल रहा है। हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट इसमें या ये ब्रेन जो एरिया कौन सा शामिल हो गया? हाँ अमित कुछ कह रहे हो? नहीं, वही बस जो हर टाइम जैसे ये होता है ना कि या तो ये बिल्कुल ही नहीं करता, या ये मम्मी के पीछे चिपकता, बस हाँ तो उसे चिपक 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 करता रहता है, वो ओवरली सोशल हो गया। दोनों स्टेट मिलेंगी, या तो एकदम कुछ हाँ नहीं जी, कर रहा है, या बहुत ज्यादा बेचे वो कर रहा है। हाँ 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 जी, हाँ। तो इसमें ब्रेन एरिया कौन सा अफेक्ट होंगे या कॉन्फ्लिक्ट कहां से रिलेटेड होगा? कह रहे हैं अटैक, वरीज, क्वेरल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ये मिलेंगे, अटैक, वरीज, ओवर क्वेरल कॉन्फ्लिक्ट, लेफ्ट प्लस राइट सेरिबेलम कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में इमेज को लेके कह रहे हैं, ये क्या है, ब्रेस्ट ग्लैंड लिखा है ना ब्रैकेट में अमित? हाँ जी, ब्रेस्ट ग्लैंड से लिखा है। देखो आपकी बात बिल्कुल ऐसे आ गई ना, ऑटिज्म में या उसमें ब्रेस्ट ग्लैंड से रिलेटेड, मतलब इमोशंस से रिलेटेड ही तो बात हो रही थी, वो मिले नहीं तो कभी तो आदमी ऑटिज्म में या उसमें गया या एडीएचडी में गया। बिल्कुल। और अब देखो मजे की बात ये निकल के आ रही है कि यदि ऐसे बच्चे हैं तो उनके पीछे देखो, या तो अटैक कहीं रहा होगा, या वरीज बहुत रही होगी, या क्वेरल कॉन्फ्लिक्ट पीछे बहुत रहा होगा, इधर भी थोड़ा सा। सर यही तो कहते थे कि भाई बच्चे को प्यार नहीं मिला, माँ बाप आपस में अपनी झगड़ों में अपनी चिंताओं में फंसे रहे, उन्होंने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया, पहले ध्यान नहीं दिया। अब बच्चा कहता मेरा 24 घंटे ध्यान रखो तुम, अब मैं तुम पे ध्यान नहीं दूंगा यार।
हाँ अब तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। डिफेंस पहले तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम अपने क्वेरल्स में, अपनी वरीज में, अपने झगड़ों में पड़े हुए थे। बिल्कुल। बहुत और बढ़िया। ऑर्गन यहाँ अफेक्टेड मिलेगा, ब्रेस्ट ग्लैंड्स, पेरिटोनियम, प्लूरल प्लूरा, और कह रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट पेरिकार्ड, और डर्मिस राइट प्लस लेफ्ट। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका एसोशल को कह रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम बिकमिंग फर्दर बर्नआउट। कहते हैं हाँ भाई जी। अब नहीं करता मैं किसी के लिए, मैं करते करते हाँ भाई जी। बर्बाद हो गया, इसलिए अब मैं एसोशल हो गया। सोशल सोशल सर्विस करते करते कोई इंसान अगर बर्नआउट हो हाँ जाए जी। और वो फिर बिल्कुल एसोशल हो जाए, ये ऐसी स्टेट आएगी। हाँ जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। ओवर सोशल है, भाई हाँ अमित, नहीं, मैं बीच में याद दिलाता रह रहा हूँ, मेरे याद आ रही है। तो भैया ने, कमल भैया ने साफ साफ बताया, जितने भी बर्न के कंडीशन होती हैं, जो बर्न इंजरी हमें मिलेंगी, हमारे को वहां पर रूब्रिक भी ये डेल्यूजन डूम्ड ही लगाना है। बर्न आउट का मतलब डेल्यूजन डूम्ड, बर्बाद हाँ हो गया, हाँ। बिल्कुल, बहुत है बढ़िया। ना। बर्न और आउट का मतलब ही डेल्यूजन डूम्ड है। और यहाँ पर भी ये डेल्यूजन डूम्ड है कि मेरे घर वालों ने बिल्कुल मेरे को ऐसे कर करा के छोड़ दिया, या ऐसे कर रखा है, और बर्बाद कर एक दिया चीज मेरे तो को। और क्लियर होएगी दीपशिका यहाँ अब आपको। जी बोल। हम कई बार घरेलू महिलाओं के हाथ पैर जलते रहते हैं रोटी बनाते हुए, तो हाँ जी। हम उन्हें ऑकवर्ड तक ले लेते हैं बस। हाँ हाँ भाई ना, जरूरी नहीं है ऑकवर्ड उससे है, गहरा। वो थक गई करते हाँ करते जी, इस वो परिवार के लिए। थक गई बर्नआउट करते भी ले करते। सकते हो, बर्नआउट भी ले सकते हो, हाँ। हाँ जी। बहुत हाँ हाँ हाँ, डूम्ड डूम्ड भी ले सकते हो, ना केवल ऑकवर्ड। डूम्ड। हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात जोड़ी अमित आपने। अगर डूम्ड को यहाँ लेके आ रहे हैं और बर्नआउट जैसी सिचुएशन, थक गई बिल्कुल, अब उसको कुछ चीजें भी गिर रही हैं हाथ से, या मान लो उसको जल जाती है रोटी बनाते हुए, कढ़ाई उतारते हुए, चाय गिर गई, हाँ तो जी। ये सब चीजें भाई केवल अकेले ऑकवर्ड तक मत रहना, उसके अगले लेवल को भी देखना कि ये किस लेवल पे चल रही है इसकी लाइफ। हाँ जी। तो ये था सोशल को लेकर के। आगे कह रहे हैं अगर ओवर सोशल वाली बात है, तो वन गिव्स इट ऑल टू बी री एक्सेप्टेड बैक इनटू द कम्युनिटी और ट्राइब। अगर ओवर सोशल बिहेवियर है तो यहाँ पर उसके शरीर का मकसद या ऑर्गेनिज्म का मकसद है री एक्सेप्टेंस में आना। मुझे स्वीकार करो भाई, एनी हो, मेरे पे ध्यान दो, मुझे कंसिडर करो, मुझे री एक्सेप्टेड बैक करो कम्युनिटी में या ट्राइब में। वहां उसका ये मकसद होगा अगर ओवर सोशल बिहेवियर है। यानी कि एडीएचडी का जो बच्चा है वो ये चाहता है कि आप मुझे ध्यान दो, ध्यान एक्सेप्ट दो। करो हाँ जी। मुझे, हाँ जी। इसलिए हाँ वो जी। इतनी ज्यादा उसमें गया ओवर एक्टिविटी में अमित। हाँ जी। तो चीजों हाँ का जी। भाव समझ में आ रहा है कि क्या हरकत किस लिए है, इस हरकत के पीछे क्या उद्देश्य है उस शरीर का, उस ऑर्गेनिज्म का। ये हमें इनको पढ़ते हुए बहुत अच्छे से महसूस होंगी चीजें। और सर वो हाँ भैया, एडीएचडी में आप बता रहे थे कि तो एडीएचडी में बच्चा मतलब पैदा हो गया और उसके बाद से बच्चे को डेवलप हुए, तो वहां से लेते हैं या फिर प्रेगनेंसी हिस्ट्री से भी एडीएचडी बताता है? हाँ आवाज थोड़ी सी कम हो रही है, क्लियर करो। यहाँ पर भी डॉक्टर श्रेय प्रेगनेंसी से ही उठा के चलेंगे। तो प्रेगनेंसी से देखो, सब चीज का एक वो तो प्रेगनेंसी से ही आया ना। अटेंशन डेफिशिएट का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर डिजंट गिव द ड्यू अटेंशन हाँ मैक्सिमम उसको टाइम। एक्सेप्टेंस नहीं मिला उस महिला को, ऐसे कह लो एक्सेप्टेंस मिला। है ना। मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, एक बार क्वेश्चन क्लियर करो बस जरा। ये पूछ रहे थे कि, हाँ डॉक्टर श्रेय पूछे। सर ये मैं पूछ रहा था कि एडीएचडी मतलब मतलब पैदा होने के बाद बच्चे में डेवलप हुए सिम्टम्स वहां से कंप्लीट उतरना शुरू करेंगे या फिर अब प्रेगनेंसी से कंप्लीट उठाना शुरू करेंगे? देखो कॉज तो अंदर ही मिलना, चाहे बाद में डेवलप हुआ चाहे डेवलप होकर आया। अमित यही तो कह रहे हैं भाई, उसका जो बेस बना है वो तो बना प्रेगनेंसी में। लेकिन कई बार क्या होता है, जो अभी आपकी बात को मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कि कई बच्चों में तुरंत पैदा होते ही नहीं होता, उनको वैक्सीन लगने के बाद वो आ जाइए। तो ऐसा इसकी माँ ने तुरंत जो है 6 महीने बाद इसको दादी की गोद में पकड़ा दिया, या 2.5 माह की, और खुद जॉब करने लगी, उसके बाद हुआ था। अब पहले तो ये सही था, तो ये प्रेसिपिटेशन इसका कहीं भी हो सकता है।
कई बच्चे माँ के पेट में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, कहती है माँ बहुत ये चैन से ही नहीं बैठता था, बस पेट में भी लात बजाता था, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता था, तो वहीं से भी आ सकता है ये। तो इट डिपेंड कि ये अंदर से भी आ सकता है, प्रेसिपिटेट होकर बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसकी सॉइल बनी है अंदर ही। अमित शर्मा जो कह रहे हैं ना, कॉज इसका अंदर माँ के अंदर ही है। हाँ जी। ठीक है जैसे भाई। जो छोटा बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता, मतलब अभी टॉडलर ही है वो, या फिर वो 6 महीने या 8 महीने का होता है, पर वो अपना ADHD के सिम्टम जो दिखाएगा, जिसमें नहीं, वो अगर भूखा ही बोल रहता नहीं है पा पूरे रहा दिन। है तो बोल नहीं पा रहा तो वो असोशल में जा रहा है, अलूफ में जा रहा है। नहीं सर, मैं अगर कह रहा हूँ अभी बोलने वाला स्टेज आया ना नहीं है। डॉक्टर श्रेय, बोलने का मतलब सिर्फ वर्बल एक्टिविटी से हम कहें नहीं, वो फिर उसके आंखों से, उसके आप उसकी तरफ देखकर सोशल स्माइल दे रहे हो, वो नहीं दे रहा, यहाँ से भी तो देखेंगे। वो अगर पहले से ही दे रहा है तो इसका मतलब वो अपने कम्युनिकेट तो कर रहा है, हाँ। उसकी लैंग्वेज तो दूसरी है। हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल। उस कम्युनिकेट को क्वेश्चन भी नहीं करते, जो बिल्कुल आप उनकी तरफ स्माइल करते रहो, यार ये बच्चा, हाँ, मम्मियाँ जस्ट लाइक कहती है कि डॉक्टर स्टेचू, साहब ये हंसता है, हाँ हंसता ही नहीं था बिल्कुल भी। जस्ट लाइक स्टेचू बैठे रहते हैं, कई बच्चे कैंप में भी आते हैं, वो आपकी तरफ को देख भी रहे हैं और कुछ बात ही नहीं कर रहे, आप पूछ रहे हो वो ब्लैंक है, जहाँ आपको बस देखते ही जा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन में नहीं है, वो असोशल हैं, वो असोशल हैं, यानी कि सोशल सोशल कट ऑफ है उनका। बॉस, तो फिर इसमें तो हमें लगता है ऐसे स्टेट होगा ना, जैसे पहला स्टेट आई कांटेक्ट होगा, हाँ दूसरा हाँ जी। रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स चाहे सोशल स्माइल या नाम पुकारने पे तो जो बच्चे देते हैं, फिर हाँ, तो उसके बाद वहां ये वहां वाले से स्टेट पकड़ जो आप लोगे आप, बता रहे हैं। वहां से पकड़ लोगे आप, अगर हम ये हाँ जी। जानते हैं कि कब इसको सोशल स्माइल आना चाहिए, कब आई आई कांटेक्ट आना चाहिए, यदि उस समय पे वो नहीं आया, डिले हो रहा है या आया ही नहीं, तो आप उसको पकड़ जाओगे कि ये कॉन्स्टलेशन का शिकार है। हाँ हाँ तो जी। अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छे काम आ जाएगी ये वाली नॉलेज जो डॉक्टर दीक्षित आप कह रहे हो। और ये जो पीडिया वाले जो डॉक्टर है, रिफ्लेक्स देख के यही तो डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर टाइम पे कौन सा काम इसका चालू माइलस्टोन हुआ आ नहीं रहा हुआ, है। तो वहां से उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डायग्नोज कर लेते हैं वो। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मजा आ रहा है इसको पढ़ते हुए भी। यहीं रुकेंगे दोस्त। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका नमस्ते सर। धन्यवाद। राम 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 जी, बॉस, राम 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 भाई, राम बॉस, राम राम राम, राम सभी को। राम राम, सभी को नमस्ते। नमस्ते, राम राम, राम राम।